इस भाजपा के जो शासक बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं, उसकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो इसके साथ ही साथ सावरकर साहब को वीर कहते हैं। ये सावरकर साहब वो हैं जिन्होंने 6 से ज़्यादा माफ़ीनामे लिखे और 50 साल की सज़ा हुई थी और 10 साल के करीबी भुगत कर बाहर आ गए थे। तो वो कितना दुख हैं और क्या उनका क्या उनका मतलब है बिरसा मुंडा को याद करने का। उनको शर्म आनी चाहिए। सहते सहते मरने से, सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई। ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। तेरा भी होना सबको, तेरा भी होना सबको, देवे रे दिखाई। ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे शहीद अमर रहे, उदा देवी अमर रहे। उदा देवी की तरह के तमाम शहीद, चाहे वो बहुजन हो या बहुजन ना हो, सब अमर रहे। 15 नवंबर बहुजन नायक बिरसा मुंडा की जयंती और आज 16 नवंबर बहुजन नायिका उदा देवी की शहादत दिवस। आज का यह एपिसोड ये दोनों नायक और नायिका को समर्पित है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इस विषय पर, बहुजन नायक और नायिकाओं की शहादत पर शमसुल इस्लाम साहब ने गहन शोध किया है। कई एपिसोड में दिखा चुका हूं और बातचीत में शमसुल साहब से सुन चुका हूं। अब शमसुल साहब की परिचय देने की जरूरत नहीं है, सीधा उनके पास लिए चलता हूं कि दो महत्वपूर्ण तिथियां क्या मायने हैं भारत के आजादी के आंदोलन में और बहुजन मुक्ति के संग्राम में। सीधे लिए चलता हूं शमसुल साहब के पास और उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूं। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारे जो शहीद हैं उनको नमन, उनको बहुत प्यार। वो हमेशा अमर रहेंगे, चाहे वो हमारे बीच में नहीं है। और हम कल जो बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन था, वो हमको इस बात को समझ लेना चाहिए कि शासक वर्गों की जो पार्टियां हैं, जो आमतौर पर ऊंची जातियों के नेतृत्व में हैं, उन्होंने उनके जन्मदिन को मनाया, लेकिन उनके जन्मदिन के बारे में वो ये बताना भूल गए कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक शब्द इजाद किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, इनकलाब। जी वो जी और जी। जी, और उसको उन्होंने नाम दिया, वो था उलगलान। उलगुलान। उलगलान, जरा जरा सा सोचिए, ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के जो लोग हैं, जो हम पढ़ते हैं रेवोल्यूशन की हिस्ट्री, कि ये जो हमारे बहुजन थे, हमारे हमारे आदिवासी, जिनको जिनको हमारे ऊंची जाति के लोग जंगली कहते थे, वो लोग, उन लोगों ने ये अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंकना है, उनको केवल हराना नहीं बल्कि इनकलाब लेकर आना है। और बिरसा मुंडा जी को पूरे उस इलाके में, जो अपना जो आज झारखंड का इलाका कहलाता है, उनको धरती आबा कहते थे। धरती के पिता, धरती आबा का मतलब यही मेरे हिसाब से होना चाहिए। और बात यह है कि कल उनका जन्मदिन था। आज हम एक महान और इनकलाबी महिला की, एक बहुजन महिला की, एक दलित महिला की हम शहादत दिवस मना रहे हैं। ये क्या बताता है हमारे देश के इतिहास में? ये बताता है कि हर दिन एक एक गरीब ने, एक दलित ने, एक आदिवासी ने, एक ट्राइबल ने, एक इनकलाबी ने,
ये जो बहुजन है उसने एक दिन जन्म लिया और एक दिन कुर्बानी दी है, एक दिन जन्म लिया एक दिन कुर्बानी दी है। और जी जी आजादी के बाद किन लोगों ने राज किया है, आजादी के बाद किन लोगों ने राज हासिल किया है, वो जो इनमें से किसी में नहीं है, वो जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ समझौते किए, अंग्रेजों के साथ दलाली की, और खासतौर पर जो आज राज कर रहे हैं वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकारें चलाई, अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकारें चलाई। वो मुखबिरी भी उन राज जी मुख जी वो जी जी उन्होंने सरकारें चलाई, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी तिरंगा झंडा तो छोड़िए, उन्होंने कभी केसरिया झंडा भी नहीं उठाया, उन्होंने वंदे मातरम कभी नहीं गाया। लेकिन आज वो अंग्रेजों के खिलाफ के जो शहीद हैं, जो बहुजन शहीद हैं, उनको बहुत बहुत ऊंची ऊंची बात करते हैं। तो ये इस सच को हमारे बहुजन साथियों ने, दोस्तों ने इसको अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि उनकी जो कुर्बानियां हैं, उनका जो लहू है, उसका रंग अभी आना बाकी है। उसका रंग अभी दिल्ली में, राजधानियों में, लखनऊ के अंदर, चेन्नई के अंदर, कोलकाता के अंदर वो उनके परचम, उनकी कुर्बानियों के और उनके जो सपनों के जो थे उलगान, वो इनकलाब वो आना बाकी है। और मैं बिरसा मुंडा जी के बाद सबसे पहले आ जाना चाहता हूं अपना, आज जिनका शहादत दिवस है, उदा देवी जी का। और मैं दोस्तों को ये फिर बताना चाहता हूं, और ये हर बार बताना चाहता हूं कि ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, ये जो मैंने लगभग 10 साल जो उस जमाने के दस्तावेज जमा किए हैं, उनके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। बदकिस्मती से हमारे जो इनकलाबी थे, और खास तौर पे हमारे जो बहुजन इनकलाबी थे, उनका अपना कोई वृत्तांत नहीं है, क्योंकि वो उस स्थिति में ही नहीं थे कि वृत्तांत लिख पाते। उनकी वो हैसियत नहीं थी, उनके पास वो सलाहियत, वो काबिलियत नहीं थी। हम जो उनके कारनामों के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, जो अंग्रेज अफसर जिन्होंने जी जी उनको दबाने के अंदर एक बहुत अहम भूमिका अदा की, दस्ता या उनको उनको गिरफ्तार किया, या उनको शहीद किया, उनके दस्तावेजों से हमको पता लगता है। तो उदा देवी जी के बारे में हमें क्या पता लगता है कि उनके पति, जो जी हजरत महल की, जो अवध की जो सेना थी, जी उसके एक बड़े अफसर थे, और अच्छा मक्का पासी उनका नाम था, मक्का पासी उनका नाम था। और वो चिन्हट, लखनऊ के पास, आप जानते हैं कि चिन्हट एक बहुत मशहूर जगह है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिन्हट जो है, ये अवध के अंदर अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार हुई थी। जी ये जिस दिन की लड़ाई का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 10 जून 1857 को, 10 जून 1857 को अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार हुई थी, और उनकी कम से कम 20-25 हजार की सेना वो भाग खड़ी हुई थी, सैकड़ों मारे गए थे। लेकिन उसमें बदकिस्मती से मक्का पासी बिल्कुल फ्रंट में रहते हुए अपने कई सौ साथियों के साथ शहीद हुए थे। उनकी पत्नी थी उदा देवी। उदा देवी जानती थी कि क्या लड़ाई है। उदा देवी अपने पति के साथ रहती थी, और ये भी कहा जाता है कि वो चिन्हट की लड़ाई में भी आसपास में ही थी। खैर, वो इस बात को भूली नहीं कि उनके पति जो हैं मक्का पासी कैसे लड़ते हुए शहीद हुए हैं, और कितनी बहादुरी से लड़े और किसके खिलाफ लड़े। तो उन्होंने, वो उनके दिल में एक बात रही, और उन्होंने उसका बदला लेने का सोचा। और जरा सा सोचिए, ये कोई उनका जज्बाती या अचानक कोई, जैसे किसी के पति का कत्ल हो जाए, शहीद हो जाए, तो एक आता है, एक बहुत गुस्सा आता है, अब आला आता है। लेकिन थोड़े दिन के बाद हम देखते हैं कि वो ठंडा पड़ जाता है। उनका ठंडा नहीं पड़ा, उन्होंने 6 महीने इंतजार किया कि उसका बदला कैसे लेंगी। उनके पति के जो पुराने हथियार थे, उनको लेकर वो उसका कुछ निशानेबाजी करती रही, उनको चलाना सीखती रही। उसके और कारतूस उन्होंने हासिल किए। और 16 नवंबर 1857 को, आज के दिन 1857 को, वो सिकंदर बाग महल,
ये लखनऊ में जितने भी बाग आते हैं, जो भी बाग का नाम है उसका मतलब है कि जो अवध के राजाओं के, जो रानियों के जो महल थे, ये सिकंदर बाग का महल था। इस पर अंग्रेज सेना ने, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी दलालों की भी थी, वो बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई और हजारों इनकलाबी शहीद हुए, और उसके बाद ये उसके अंदर घुस पाए। वो घुसने के बाद वहां क्या हुआ, मैं आपको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्सेस माउथ के मुंह से सुनवा रहा हूं आपको। ये जो बंदा जिसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने सिकंदर बाग के महल पर कब्जा किया था, और इसी ने, रसल ने, और इसने कैसे इन महलों को लूटा है, उसकी तो अलग से दास्तान डॉक्टर रतनलाल हम लोगों ने कभी बातचीत करनी चाहिए, किस तरह से लूटा है उन जगहों को, और उसकी चीजें ले जाकर कैसे करोड़पति बन गए, एक एक चीज ले जाकर इंग्लैंड में भेजकर वो लोग। तो खैर, मैं, इस बंदे का नाम था विलियम फॉर्बिस मिशेल। बहुत उदा देवी जी के बारे में बहुत छोटी छोटी मिलती हैं, ICHR ने जो किताबें छापी 7 वॉल्यूम पर। डॉक्टर रतनलाल, आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री के आप जानकार हैं, हिस्ट्री के विशेषज्ञ हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 7 वॉल्यूम जो 1857 के शहीदों को लेकर और 1947 तक के शहीदों को लेकर 7 वॉल्यूम इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने छापे थे, उसको मोदी सरकार ने उसका बांटना, उसका वितरण करना बंद करा दिया है। और कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि ये आखिर ऐसा क्यों हुआ। खैर, मैं आपको बताता हूं कि ICHR का, और जो नूरुद्दीन साहब, जो प्रोफेसर नूरुद्दीन थे और पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, उन्होंने सबसे पहले ये शहीदों की जानकारियां एक जगह जमा करानी शुरू की थी, और PN चोपड़ा साहब के तहत उन्होंने मिलकर किया था। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो उस जमाने के सरकारी सेकेंडरी प्राइमरी सोर्सेस थे, लेकिन मैं आपको प्राइमरी सोर्स से आपको बता रहा हूं, मूल स्रोत से बता रहा हूं। उस बंदे ने क्या लिखा, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है। मैं उनके अंग्रेजी को हिंदी में बता रहा हूं आपको। सिकंदर बाग महल के अंदर आने वाले दालान में एक पीपल का भारी पेड़ था। जो भारतीय वृत्तांत हैं, जो ICHR वगैरह ने, उसमें उन्होंने बरगद का पेड़ लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी बात हमको माननी पड़ेगी। एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे तने के साथ ठंडे पानी के मटके रखे हुए थे। यानी हुआ ये था कि ये बहुत 2-3 दिन की भयानक जंग के बाद आए थे और पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जो एक सबसे घना पेड़ था, उसके नीचे पानी के मटके रख दिए गए थे कि ये लोग वहां बैठेंगे, लेटेंगे, जो जख्मी है, अंग्रेजों के जो जख्मी है उनका इलाज होगा, लोग पानी पिएंगे। जब कत्लेआम लगभग खत्म हो गया, ये जनाब मैं उसी के शब्द बता रहा हूं, वो तक कह रहा है कि हमने जो कत्लेआम किया, जो नरसर किया, जब वो खत्म हो गया तो हमारे कई फौजी पेड़ की छांव में सुस्ताने और जबरदस्त प्यास को मटकों में रखे ठंडे पानी से बुझाने गए। देखा यह गया कि इनमें से कई पेड़ के नीचे मरे पड़े हैं। एक खास जगह पर इतनी सारी बिखरी लाशों की तरफ कप्तान डॉसन का ध्यान गया। उसके मातहत एक कप्तान था डॉसन। गोलियों के निशान देखकर पता लगा कि हर फौजी को ऊपर से गोली मारी गई है, ऊपर से गोली मारी गई है, सामने से गोली नहीं मारी गई है, पीछे से गोली नहीं मारी गई है। यह देखकर वे पेड़ के नीचे से हट गए और क्विकर वॉलेस, एक और अफसर है, एक अंग्रेज मातहत अफसर को यह मुआयना करने के लिए कहा कि क्या कोई पेड़ के ऊपर बैठा है, क्योंकि पेड़ के नीचे पड़ी सभी लाशों को ऊपर से निशाना बनाया गया था। ये डॉक्टर दरला जी, मैं बहू वो शब्द बता रहा हूं जो आपको मिशेल ने जो दिए हैं। वॉलेस ने अपनी बंदूक में गोलियां भरी और पीछे हटकर ध्यान से पेड़ का जायजा लेना शुरू किया। वो फौरन चिल्लाया, जनाब मैंने उसे देख लिया। उसने फौरन देखे गए शख्स पर गोली दागी और किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि एक शरीर जिसने चुस्त लाल जैकेट और गुलाबी रंग का पैजामा पहना हुआ था नीचे गिरा। गिरने में जैकेट सीने की जगह से फट गई थी, जिससे पता चला कि वो औरत थी। वह पुराने अंदाज की भारी घुड़सवार सेना की 2 पिस्तौलों से लैस थी, जिसमें से एक भरी हुई अब भी उसके बेल्ट में मौजूद थी। उसकी थैली अभी भी आधे से ज्यादा गोलियों से भरी थी। उसने हमले की पूरी तैयारी की थी, पेड़ पर बैठने के लिए बाकायदा एक जगह बनाई थी।
उसने आधा दर्जन से ज्यादा फौजियों को मारा था। ये कौन कह रहा है जनाब? ये कोई इनकलाबी नहीं कह रहा है, ये कोई बहुजन सेना, उस सेना में बहुजन का आदमी, अंग्रेज कह रहे हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि 60 से 70 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे, लेकिन वो अंग्रेज जो है वो अपने हिसाब से बताएगा। अगर वो बताएगा 70-80 तो बड़ा बेवकूफ माना जाएगा कि कमबख्त तुम क्या कर रहे थे नालायक, तुमने पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया। वो कह रहा है कि आधे दर्जन से ज्यादा लोग उन्होंने मार दिए थे, और एक पिस्तौल पुराने जमाने की उनके पास इंटैक्ट थी। और जरा सा आप सोचिए, उस जमाने की पिस्तौल को चलाने के लिए एक बड़ा धक्का लगता था, बड़ी आवाज होती थी, उसके लिए उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी उदा देवी जी ने। उदा देवी जी ना वो एनडीए की ट्रेनिंग ली थी, ना वो किसी राजा के परिवार में पैदा हुई थी जिसने घुड़सवारी सीखी थी, जिसने तलवारबाजी सीखी थी। उसने अपने आप उसने एक फर्ज निभाया, और सिर्फ अपने पति का बदला लेने का नहीं, अपने देश को अंग्रेजों से बचाने का। और ये अकेली महिला नहीं थी, ये बहुजन समाज की अकेली महिला नहीं थी। मैं एक दो इतने सारे उदाहरण हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आजादी के 75 साल के बाद भी हमारी कितनी सरकारें आई, सब दलों की सरकारें आई, उन्होंने इन दस्तावेजों को जमा ही नहीं किया। और इसको ईमानदारी से प्रोफेसर नूरुल हसन ने 1951 में मान लिया था। उन्होंने कहा था समकालीन, यानी 1857 की घटनाओं के बारे में वो कह रहे हैं, समकालीन घटनाओं के बारे में पूरी जानकारियां न होने की वजह से हमें हजारों दूसरे देशभक्तों की कुर्बानियों को नहीं जान पाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे। वे हमारी यादों में तो नहीं रहेंगे, लेकिन देश की आजादी की लड़ाई में उनकी कुर्बानियों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। हम जितना जानते हैं उससे हजारों लाखों ज्यादा थे। और जो कुछ शहीदों का जो उसी जमाने से मैंने जमा किया है, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम सब जानते हैं कि वो किस तरह से लड़ी थी और किस तरह से शहीद हुई थी। वो 17 जून 1858 को झांसी के किले में शहीद नहीं हुई थी, ये साथी लोग समझ लें, वो ग्वालियर के किले में शहीद हुई थी उस पर हमला करते हुए। और ग्वालियर क्यों पहुंची थी वो, उनका ये कहना था कि ये अंग्रेजों का दलाल जो सिंधिया परिवार है, जहां पर बाद में आरएसएस सबसे मजबूत बना, और ये सिंधिया परिवार वो है जो आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस सब में रहता है। तो जब तक सिंधिया को आप खत्म नहीं करेंगे, आप अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते हैं। तो ये वहां शहीद हुई थी। लेकिन जिस अफसर ने रॉबर्ट हैमिल्टन, जिस अफसर ने रानी लक्ष्मीबाई की लाश किस हालत में पाई गई थी उसकी रिपोर्ट इंग्लैंड के कमांडर इन चीफ को भेजी, उसने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा, जरा वो सुन लीजिए। जून 1758 रानी एक घोड़े पर सवार थी और उनके साथ एक मुसलमान औरत जो काफी दिनों से रानी के साथ थी और जो किसी भी मौके पर रानी का साथ नहीं छोड़ती थी। दोनों को गोली लगी और नीचे गिर पड़ी। रानी लगभग 20 मिनट तक जिंदा रही। ये गिरी जो औरत, जो महिला उनके साथ गिरी हुई थी, उसका नाम था मुंजर। ये एक बहुजन, ये एक नीची जाति की मुसलमान औरत थी जो उनकी सेविका भी थी, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी थी। उससे पहले और एक बहुजन औरत मोती बाई जो एक तोप चलाने वाली थी, वो झांसी के किले में ही शहीद हो चुकी हैं। हाँ, उन्होंने अंग्रेजी समकालीन दस्तावेज बता रहे हैं मोतीबाई के बारे में, उन्होंने अंग्रेजी सेना को झांसी से खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई। अंग्रेज सेना ने 1858 में जवाबी हमला किया। इस हमले के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वो 4 अप्रैल 1858 को एक गोले का शिकार हुई और मौके पर ही शहीद हो गई। इसको हमने अच्छे तरीके से समझना है। उसके बाद भाई मैं दिल्ली के मोर्चे पर आपको ले आना चाहता हूं। दिल्ली के मोर्चे में दो गरीब औरतें, और वो जाहिर है कि वो दलित औरतें थी, वो बहुजन औरतें थी, वो उनके बारे में जो सबसे क्रिमिनल अफसर था दिल्ली के मोर्चे पे जिसने कत्लेआम किया, हडसन ने अपनी बीवी को लिखा है, हमारी फौज के जरिए गिरफ्तार किए गए कुछ कैदियों में से एक मैंने फॉरेस्ट, एक अंग्रेज फौजी अफसर के पास अंबाला भेजा है। अंबाला में ही उनकी जेल थी, सबको वहीं भेजते थे। और औरत तो उन्होंने पहली बार गिरफ्तार की थी तो उसको भी वहां उन्होंने भेजा, जिसे हम व्यंग में आयरॉनिकली के तौर पर दिल्ली की लौंडिया पुकारते हैं। उसकी उम्र और उसका चरित्र के बारे में कई तरह के सवाल हैं और यकीनन वह भद्दी दिखती है।
भद्दी दिखती है वो, वह सचमुच में घोड़े पर सवार होकर शहर से बाहर निकली और एक शैतान की तरह हम पर हमलावर हुई। फौज के जनरल ने पहले उसे रिहा कर दिया, लेकिन मैंने उसे समझाया कि उसको छोड़ना शहर के अंधविश्वासों, मुसलमानों को और जोश दिलाना होगा, उसे दोबारा बंदी बनाएगी और हमारी गिरफ्त में है। ये अकेली औरत नहीं थी, गरीब औरत जो घोड़े पर निकलकर बाहर आई। उसके अलावा एक दूसरा अफसर ग्रेट हेड एक और औरत की बात करता है जो दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर घोड़े से निकलती थी, बिल्कुल गरीब थी, उसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे, हरे रंग के कपड़े पहने रहती थी। और रतनलाल जी, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली पर 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने हमला किया। अंग्रेजों ने जो हमला किया, जहां जहां गरीब बस्तियां थी, आज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास सब्जी मंडी, मोरी गेट, लोहरी गेट, अजमेरी गेट, यहां पर चंद घंटों की लड़ाई में ही अंग्रेजों के लीडिंग अफसर मारे गए। सब्जी मंडी का मोर्चा हमला करने की जिम्मेदारी कश्मीर के राजा के सेना को दी गई थी। वो अपनी 12-13 तोपें छोड़कर भाग गए। जहां जहां गरीबों के मोहल्ले थे, उन्होंने दांत खट्टे कर दिए। अंग्रेज ग्रेट हेड मारा गया, निकलसन मारा गया, इनके और 2 बड़े कमांडर मारे गए। लेकिन ये लोग कहां से घुस पाए, अंग्रेज कहां से घुस पाए? 14 और 15 को वो घुस गए कश्मीरी गेट से, जहां सबसे अमीर लोग रहते थे। ये उस जमाने का वसंत विहार था, ये उस जमाने का ग्रेटर कैलाश था। अमीरों के इलाके से घुसकर ये दिल्ली पर कब्जा हुए, लेकिन जहां गरीब रहते थे वहां पर गरीबों ने जो चक्कर, और उसमें जो शहीद हुए हैं 1857 के जो शहीद हैं, उनके नामों से भी आपको पता लग जाएगा। सैकड़ों नाम है, मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं दिल्ली के मोर्चे से। दिल्ली में शहीद हुए लोगों में अब्दुल मोहर बनाने वाले, चोजा भिश्ती पानी पिलाने वाला, इमरान कहार पालकी उठाने वाला, गन्नू हलवाई, हीरा डोम, लालू तेली आदि थे। नाम ही नाम है जिनको आप गिनते चले जाएंगे आप। और उसके बाद आप मुझे लगता है कि मैं आखिरी मिसाल आपको दे रहा हूं। थाना भवन ये वेस्टर्न यूपी के अंदर है। थाना भवन के अंदर 14 औरतों ने एक साथ शहादत हासिल की। एक ही दिन उनको फांसी दी गई या जलाकर मारा गया। और वो जो औरतें थीं, वो जो इनकलाबी औरतें थीं, वो चरवाहा परिवारों की, गुर्जर परिवारों की और बहुजन परिवारों की और दूसरी जातियों के भी थी। त्यागी भी थे, ब्राह्मण भी थे, पठान भी थे। लेकिन आज जो लोग ये कहते हैं कि यहां पर काबिलियत वालों का राज होगा, यहां पर काबिलियत जो है उनकी जाति से आती है, उनको चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि शहीदों के ये जो 7 वॉल्यूम है, ये 7 वॉल्यूम है, इस तरह के ये 7 वॉल्यूम है। इसके अंदर जो नाम मिलेंगे आपको, उसमें 90% नाम दलितों के, गरीबों के, बहुजनों के हैं। और लेकिन बड़ा धोखा हुआ 15 अगस्त 1947 को, कि उस दिन जिन अंग्रेजों की दलाली जिन राजाओं ने की थी, जो लड़ते हुए शहीद हो गए थे, तो उनका तो कोई बचा ही नहीं था। जिन्होंने गद्दारी की थी, जिन्होंने देश को बेचा था, जिन्होंने उदा देवी को मरवाया था, जिनकी सेनाओं ने, ये जो उदा देवी को जिस सेना ने मारा था, वो सारा पटियाला पंजाब के राजाओं के और ये नवाब पटौदी के सेना उसके अंदर शामिल थी। ये इन सारे लोगों ने, सिंधिया की सेना शामिल थी, निजाम की सेना शामिल थी उसके अंदर, इन लोगों ने मरवाया था। इन्होंने हमारे देश पर राज किया। तो आपको ये देश बहुजन ने समझना है कि चप्पे चप्पे पर उनके शहीदों के खून से रंगा हुआ है, और आज उन शहीदों के नाम पर वो अपनी सियासत कर रहे हैं ऊंची जात की। सुप्रीम कोर्ट को इसकी कोई चिंता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की इसकी कोई परवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है रिजर्वेशन में। अरे हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट तो इस देश को आजाद कराने में, कुर्बानी करने में था। ये जो चीफ जस्टिस और जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं, ये बताएं इनके परिवार में से कौन शहीद हुआ था 1857 में। ये बताएं कौन उनका 1857 के बाद, आजादी के बाद सैकड़ों जंगें हुई, लाखों शहीद हैं, उसमें से इनके परिवार में कौन था? ये इनमें से आमतौर पर अंग्रेजों के दलाल रहे थे। तो आज
हमारा खून रंग लाना चाहिए, हमारा खून जो है, हमने मांग करनी चाहिए कि हम असली वारिस हैं उन कुर्बानियों के, और हम गद्दारी होने नहीं देंगे। और अगर आज अगर वो हिसाब किताब हो जाए तो ये देश एक दो परिवारों के हाथ में नहीं बिकेगा। सर, जी बिरसा मुंडा ट्राइब थे, उदा देवी जी पासी समुदाय की थी, जो कि अनुसूचित जाति हैं, और जितने नाम आपने गिनवाए वो जी जी सब अति पिछड़ी या दलित जातियों से संबंधित हैं, जी और इस जी एपिसोड के बहाने उनका इतिहास भी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ चलिए, पॉलिटिकल क्लास जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट था राज सत्ता में, उन्होंने तो जी इग्नोर किया सो किया ही, लेकिन क्या इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने, समाजशास्त्रियों ने भी कारीगरी की है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा की है, इतनी ज्यादा की है कि मुझे मुझे माफ नहीं कर, मुझे कोई कोई शर्म नहीं आ रही है, और मुझे किसी की फिक्र नहीं है कि इतिहास के जो संस्थान, जब ये आरएसएस वालों के आने से पहले इन्होंने जिस पर काम करना चाहिए था उस पर काम नहीं किया। इन्होंने ये जो प्यूपुल्स हिस्सेदारी थी उसको नहीं किया। हमने हमने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया कि हमने, मुगल राज जो था वो मुसलमानों का राज नहीं था, वो मुसलमान शासकों का राज था। जैसे रावण का राज किसी हिंदू का राज नहीं था, वो एक रावण का राज था, है ना। तो लेकिन हमने इस प्रो पीपल विरासत को, हमने उसके लिए कमेटीज नहीं बनाई, हमने उसके लिए हमने नहीं किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1857 के लिए 1857 के लिए मैंने कोशिश की कि मुझे कुछ दस्तावेज और ये सब मिले उस तरह के। मुझे कुछ लाइब्रेरीज में जाने के लिए, इंग्लैंड की लाइब्रेरी में जाने के लिए मुझे एक टेस्टिमोनियल दिया जाए, कि मैं रिसर्चर हूं। मुझे नहीं दिया गया था, मुझे नहीं दिया गया। और दूसरी बात यह है कि वो असल में आज जो आरएसएस आई हुई है, वो आप देखिए ना, अभी आप एक बड़े विद्वान का बात कर रहे थे कि मैं उनकी किताब और वो पढ़ाता हूं। अब वो उस तरह के जो विद्वान हैं, वो तो भारतीयता को, वो ब्राह्मणवादी जो परंपरा है उसको भारतीयता मानते हैं उसको, तो वो तो ठीक ठाक नहीं है। एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक मराठी की कहावत है, और वो 1857 में हमारी औरतों ने जो किया, बहुजन औरतों ने, वो उससे जुड़ता है। वो शहीद तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने क्या किया। एक मराठी कहावत है कि ब्राह्मण के घर में पोथियां होती हैं, और पोथियों के साथ पैसा भी होता है, और जो वैश्य होते हैं उनके घर में अनाज होता है, और जो बहुजन होते हैं उनके घर के अंदर गीत होते हैं। गीत किसके होते हैं? अपने दुख व्यक्त करने के, लड़ाई के। तो डॉक्टर रतनलाल जी, मुझे ये बात पूरी करने दीजिए कि बहुजन औरतों ने, जिन्होंने जंग में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने, जिनको बदकिस्मती से हम लोक भाषाएं कहते हैं, उनमें जो गीत रचे हैं भारत की आजादी के, देश की आजादी के, अंग्रेजों के खिलाफ, उस पर भी काम नहीं हुआ। एक तो हम मेरे को समझ में नहीं आता कि हम उनको लोकगीत क्यों कहते हैं, हम उनको लोक भाषाएं क्यों कहते हैं। अरे ये खड़ी बोली तो कितने साल पुरानी है, 150-200 साल पुरानी नहीं है। आप जो है, जिन भाषाओं को आप लोक भाषाएं कहते हैं, रतनलाल जी, मुझे जो दो छोटी छोटी, एक वेस्टर्न यूपी से और एक मथुरा के रीजन से, दो छोटे छोटे बहुजन औरतों ने जो गीत लिखे अंग्रेजों के खिलाफ, वो सुनाने दीजिए। है मौका 2-4 मिनट का? हाँ हाँ हाँ, चलिए जी। ये उसी जमाने का गीत जो गुजर बच्चियों ने, औरतों ने लिखा। आहा, मेरठ का। आहा, आओ और देखो, मेरठ के बाजार में फिरंगी को घेर कर मारा गया है, गोरे को घेर कर पीटा गया है। मेरठ के खुले बाजार में देखो, आहा देखो, उसे किस तरह पीटा जा रहा है। उसकी बंदूक छीन ली गई है, उसका घोड़ा मारा पड़ा है, उसका रिवॉल्वर टूट फूट गया है। मेरठ में सरे बाजार, उसे घेर कर पीटा गया है। देखो, आहा देखो, फिरंगी को घेर कर पीटा जाता है। मेरठ में सरे बाजार, देखो, आहा देखो। ये देसी भाषा में था, जिसको हम हरियाणवी भी कहते हैं, वेस्टर्न यूपी में बोली जाती है। और इसका तर्जुमा किया था, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पीसी जोशी नहीं होते,
पीसी जोशी जी ने जो काम किया उसको इतिहास की संस्थाओं ने आगे नहीं बढ़ाया। पीसी जोशी जी ने 1857 को लेकर जो लोगों का साहित्य और प्रो पीपल जो चीजें जमा की, उसके बाद ये मथुरा से जो दलित औरतों का जो गीत है वो सुन लीजिए। ये उस बच्ची जो है उसका शायद देवर भी लड़ाई में शामिल है, तो वो देखिए किस तरह से गाया है ये। और ये ब्रज का गीत था। फौज ने किले पर हमला कर दिया है, मेरा देवर भिन भिनाती गोलियों का सामना कर रहा है, मेरे प्यारे ने एक फिरंगी को मार गिराया है, मेरे देवर ने 2 फिरंगियों को पकड़कर कोठरी में डाल दिया है, मैंने उसकी निंदा की। यानी देखिए आप एक जरा सा हमदर्दी देखिए कि वो उसको उसके अंदर बंद कर दिया, तो उसको थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि ये बंद क्यों किया, मैंने उसकी निंदा की, और वह गुस्से में लाल पीला हो गया। वह दूसरी तरफ हुक्म निकाला गया और फिरंगी फौजें तैयार हो गई और किले पर धावा बोल दिया, लेकिन देखो मेरा देवर अब भी निडर उनसे लड़ रहा है मानो एक खेल है। ये गीत रच रही थी वो औरतें। ये और ये औरतें जो आज राज कर रही हैं, आज जिन नेताओं की, वो आपको क्रिकेट मैचों में दिखेंगी, वो आपको क्लबों में दिखेंगी, वो आपको कहां दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो औरतें बहुजन नहीं है वो लड़ती नहीं है, वो लड़ती हैं, लेकिन बात यह है कि उनको इस विरासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इनको डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं, मानती। डॉक्यूमेंटेशन भी सही से नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। इस देश को शर्म आनी चाहिए। ये देश कभी भी ये कलंक नहीं मिटा पाएगा। 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले ये फैसला किया जाना चाहिए था कि 1857, अभी 1857 को हुए लगभग 90 साल हुए थे, कि जो शहीद हुए हैं उनका सारा ब्यौरा जमा करके उनका वजीफा बांधा जाएगा, उनकी जमीनें वापस की जाएंगी। जिस घर के उदा देवी के परिवार को ढूंढकर उनको जमीन दी जाएगी। हमने जमीन किनको दी? हमने जमीन दी पटियाला के राजा को, यहाँ के राजा को, निजाम के राजा को, भोपाल के राजा को, इन सारे गद्दारों को दी। हम आज तक हम डाटा नहीं जमा कर पाए हमारे शहीदों का। ये 7 वॉल्यूम क्या 700 वॉल्यूम बन जाएंगे। मेरे पास ऐसे नाम हैं जो सरकारी तौर पर जो कलेक्शन है उसमें कहीं आते ही नहीं है, वो नाम ही नहीं है, वो नाम नहीं है, किया ही नहीं, हमने काम ही नहीं किया। जी शुक्रिया सर, और बहुत ही शानदार जानकारी दी। इसी तरह अम्बेडकर नामा पे बोलते रहिए। और दोस्तों, शमसुल इस्लाम साहब है, दस्तावेज के बगैर बात नहीं करते हैं। और हमारे बहुत सारे जो हमारे बहुजन दोस्त हैं, चूंकि इतिहास जो नहीं जानता है वो गुलाम होता है। डॉक्टर अम्बेडकर एक कोट जरूर व्हाट्सएप में शेयर करते हैं, लेकिन ओरिजिनल दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना, उसको डिजिटल बनाना, ये सब काम में समाज पीछे है। राजनीति करने में, एमएलए एमपी बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। लेकिन अम्बेडकरनामा की कोशिश है कि इसका दस्तावेजीकरण डिजिटल भी हो और वैसे भी बात हो। जी सर। ये अंदाज हमेशा हो गया है कि आप जब कंक्लूड करते हैं मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मैं साथी ब्रिजमोहन का एक गीत की 2 लाइनों से खत्म कर रहा हूं। सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, तेरा भी होना सबको, तेरा भी होना सबको, देवेरे दिखाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे शहीद अमर रहे, उदा देवी अमर रहे। उदा देवी की तरह के तमाम शहीद, चाहे वो बहुजन हो या बहुजन ना हो, सब अमर रहे। शुक्रिया। और आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा। पूरा वीडियो देखिए, परिवार को भी दिखाइए, बच्चों को भी दिखाइए, और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय भीम।